हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर मैराथन। जितना भी आपका कंप्यूटर का सिलेबस है सभी की सभी हम रिवीजन करेंगे क्वेश्चन की मदद से। ठीक है, क्वेश्चन के जो हेल्प से हम कंप्यूटर जो हम रिवाइज करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपने हमारी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वीडियो। तो आपको अलग से जो प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी मैराथन क्लास की, वहां पर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर जो है किस शब्द से मिलकर बना है। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कंप्यूटर है ये कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। कंप्यूटर कौन से शब्द से बना है? कंप्यूट। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में? गणना करना। क्या होता है? गणना करना। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि जो कंप्यूटर है कंप्यूटर शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना होता है। और इसको कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है सबसे पहले। ठीक है, जो कंप्यूटर है कौन से शब्द से मिलकर बना है? कंप्यूट से, जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। अब कंप्यूटर के आपके फादर से पूछे जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? आपके चार्ल्स बेबेज हैं, ये सभी को पता होगा। यदि आपसे मॉडर्न कंप्यूटर के पूछे जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो आपको याद रखना एलन ट्यूरिंग। ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर हैं वो कौन होंगे? एलन ट्यूरिंग। तो क्वेश्चन की हेल्प से ही करेंगे, जिस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, तो उसी की मदद से हम करेंगे। हर एक चीज को हम डिटेल से समझते चलेंगे। अब कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी कुछ टर्म होती है, जो प्रोसेसिंग होती है डाटा, उससे रिलेटेड आपकी कुछ टर्म होती है, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो जो डाटा प्रोसेसिंग होती है आपकी, उसमें कुछ टर्म होती है। जैसे मान लीजिए प्रोसेसर है, इसमें आपकी टर्म होती है, इसमें आप इनपुट देते हैं डेटा। क्या देते हैं? इनपुट। और प्रोसेसर जो है प्रोसेसिंग करके आपको क्या देता है? आउटपुट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। तो यहां से क्वेश्चन जो आपका बनता है, क्या बनेगा? जो डेटा होता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि प्रोसेसर में आप कुछ ना कुछ इनपुट देंगे, यानी कि रे डेटा देंगे, और उसको वो फाइनली प्रोसेस करके आपको क्या दे देगा? इंफॉर्मेशन दे देगा। तो आपने प्रोसेसर को क्या दिया? अव्यवस्थित डाटा। क्या दिया? अव्यवस्थित डाटा। ठीक है, जो भी आपने डेटा दिया वो ऑर्डर के फॉर्म में नहीं है, तो आपसे पूछा जाएगा जो रे डेटा होता है, जो अव्यवस्थित डाटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं रे डेटा। यानी कि इनपुट आपने दिया और फिर डाटा प्रोसेसिंग क्या करेगा? जो प्रोसेसर है इस डाटा की क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, जो भी उसको ऑपरेशन लगानी है उस पर वो प्रोसेस लगाएगा, और फिर वो प्रोसेस लगाने के बाद आपको क्या दे देगा? इंफॉर्मेशन दे देगा, यानी कि यूजफुल इंफॉर्मेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यवस्थित डेटा। यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे मिक्सी है। ठीक है, मिक्सी के नीचे यहां पर क्या है? ग्राइंडर है। ठीक है, तो ग्राइंडर है, ब्लेंडर है, जो भी है, आपने क्या दिया? ये आपका प्रोसेसर है, जहां पर क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी डेटा की। इसको हम क्या बोल लेते हैं? समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। आपने यहां पर इनपुट डाला। क्या डाला? जैसे आपको बनाना शेक बनाना है तो आपने यहां पर मिल्क डाला। ठीक है, या क्या है? आपका अव्यवस्थित डाटा है, ऑर्डर में नहीं है। पहले केला डाल दिया, फिर दूध डाल दिया, फिर चीनी डाल दी। आपने इसको क्या दे दिया? आपने इसको इनपुट दे दिया, यानी कि डेटा। ले भैया डाटा है, अब तू मेरे को प्रोसेस करके क्या दे? मेरे को बनाना शेक दे। अब प्रोसेसर आपने ऑन कर दिया, यानी कि वो ऑपरेशन क्या लगाएगा? वो घूमेगा और इन सभी चीज को मिक्स कर देगा और आपके लिए क्या बना देगा? वो बनाना शेक बना देगा। और जो आपको चाहिए थी, यानी कि यूजफुल क्या थी आपके लिए? वो बनाना शेक था। ठीक है, तो ये टर्म आपको याद रखनी है कि डेटा किसको बोलते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं। और जो आपका डेटा होता है ये दो फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, न्यूमेरिक यानी कि नंबर की फॉर्म में, और अल्फा न्यूमेरिक।
दोनों की फॉर्म में हो सकता है। न्यूमेरिक जैसे आपके नंबर हो गए, रोल नंबर हो गया, हाउस नंबर हो गया, जो भी चीज नंबर की फॉर्म में हो वो क्या होगी, न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक यानी कि अल्फाबेट भी होंगे, जैसा नाम हो गया, किसी का नाम है, जैसे माई एग्जाम है, ये क्या है, अल्फाबेट है सारे के सारे, ABCD वगैरह, ठीक है। इस फॉर्म में आपका डेटा हो सकता है, दो फॉर्म में। तो ये थी सबसे पहले हमने कंप्यूटर पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड कुछ टर्म की जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपका क्या है, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं क्या क्या होते हैं, मेनली जो कंप्यूटर के फंक्शन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कंप्यूटर का फंक्शन कौन सा नहीं है, ठीक है। कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से पूछेगा कि कंप्यूटर का फंक्शन आपका कौन सा नहीं है। तो जैसे कि आपने डेटा दिया, यहीं से हम समझते हैं, आपने डेटा दिया प्रोसेसर को, यानी कि ये जो है प्रोसेसर, आपने इसको डेटा दिया, इसने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया। क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया। अब डाटा लेने के बाद उसने कहीं ना कहीं स्टोर किया होगा। यहां पर हमारे पास बर्तन था तो इसने बर्तन में स्टोर कर लिया। यदि यहां पर प्रोसेसर के अंदर मेमोरी होती है तो वहां पर वो क्या करता है, उस डेटा को स्टोर कर लेता है। डाटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है, स्टोर कर लिया। अब इसने स्टोर तो कर लिया, इसमें आपने जैसे ही प्रोसेसर ऑन किया, अब इसने क्या कर दिया, मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि प्रोसेसिंग उसने स्टार्ट कर दी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। और जो लास्ट है, आपने इसमें से बाहर निकाल लिया बनाना शेक को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। तो कंप्यूटर के मेनली ये 4 फंक्शन होते हैं। कोई भी आपसे 4 दे देगा, इनमें से एक नहीं दे देगा, चौथा कोई और दे देगा, पूछेगा निम्न में से कौन सा फंक्शन नहीं है। तो ये चारों फंक्शन आपको याद रखने हैं, डाटा कलेक्ट, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा आउटपुट। अब आप एक बात बताइए मुझे, आपसे एक टर्म पूछी जाती है EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका मतलब हम समझते हैं क्या है, वैसे तो मैं बता चुका हूं आपका क्या है, एक बार बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से आप डेटा प्रोसेस करते हैं। जब हमारे कंप्यूटर नहीं बने थे तो डाटा कलेक्ट करना, डाटा स्टोर करना, डाटा प्रोसेसिंग करना और डाटा का आउटपुट, ये सभी के सभी क्या होते थे, मैनुअली होते थे आदमी के द्वारा। जब कंप्यूटर नहीं आते थे कैसे होते थे, मैनुअली होते थे। लेकिन कंप्यूटर आने के बाद ये सारे के सारे काम कैसे होने लग गए, इलेक्ट्रॉनिक की हेल्प से होने लग गए। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये टर्म याद रखनी है आपको। सबसे पहले हमने कंप्यूटर पढ़ा, हिंदी में मतलब क्या होता है, फिर कुछ हमने टर्म पढ़ी कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, डेटा किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शंस पढ़े, डाटा कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, आउटपुट करना। उसके बाद हमने EDP पढ़ा। जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी फॉर्म में हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में। क्वेश्चन की फॉर्म में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में याद आएगा कि हमने हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ते हैं, सबसे पहला जो है सरल यंत्र कौन सा है। तो सबसे पहला सरल यंत्र कौन सा था, जो सबसे पहला भाई सरल यंत्र था वो कौन सा था, एबेकस। सबसे सिंपल था और सबसे पहला था। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, 16वीं शताब्दी में ये किया था भाई चाइना ने। किसने किया था, चाइना में। सिंपल कैलकुलेशन, जमा घटा की चीजें हम इससे कर सकते थे, तो सरल इसलिए बोलते हैं, सिंपल था ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एबेकस बोलते हैं। 16वीं शताब्दी में किसने किया था, ये चाइना के द्वारा। आगे चलते हैं, प्रथम जो मैकेनिकल एडिंग मशीन है वो कौन सी है, प्रथम पूछा गया है मैकेनिकल एडिंग मशीन। जो प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी वो थी भाई पास्कलाइन। क्या थी, पास्कलाइन। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं।
पहला सरल यंत्र आपसे पूछे तो आपको लगाना है अबेकस। यदि आपसे पूछे पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सा था जिसमें आप जमा घटा या फिर कोई भी आप जो है जो गणित करने में सक्षम था, ठीक है, गिनती करने में सक्षम था पहला मैकेनिकल, तो वो कौन था? पास्कल लाइन। और ये किसने किया था? पास्कल ने, ब्लेज पास्कल ने। तो उसने अपने नाम पर इसका नाम रखा था पास्कल लाइन। अब इसमें कंफ्यूजन है बच्चों को, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1642 कई जगह मिलेगा और 1645 आपको कई जगह मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जो इन्वेंशन है उसने 1642 में किया था, लेकिन जो उसने पब्लिक किया था वो किया था 1645 में। तो जो भी आपको ऑप्शन में मिले या तो 1642 मिलेगा या 45 मिलेगा, ठीक है। तो ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन जो मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन है वो 1642 में खोज की थी और पब्लिक कब की थी भाई? ये 1645 में, ठीक है। आगे चलते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, कैसे पूछे जाते हैं? पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। पढ़ते हैं हम। पहली जनरेशन कौन कौन सी थी आपकी? और 1942 से लेकर 1955, ठीक है। फिर है आपकी 1955 से लेकर 1965 या 64 मिलेगा। फिर 1965 से लेकर 1975, फिर 1975 से लेकर टिल, ठीक है, और प्रेजेंट के, इस तरह से आपको मिलेगा। 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, 42 से 55, 55 से 64 या 65 मिलेगा आपको, फिर 65 से 75, फिर 75 से आपका प्रेजेंट में जो भी है। उसके बाद हम क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं? जो पहली जनरेशन है इसमें हम क्या यूज करते थे? जो वैक्यूम ट्यूब है आपकी कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में की जाती थी? तो वो थी प्रथम कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब जो हम यूज करते थे पहली जनरेशन में। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब का आप टी पकड़ लो, यानी कि ट्रांजिस्टर्स जो हम यूज करते थे कौन सी जनरेशन में? सेकंड जनरेशन में। तो इसी तरह से आपका जनरेशन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन यदि आप ना भी याद रखें तो ये चीजें आपसे बहुत बार पूछी गई हैं कि जो वैक्यूम ट्यूब है कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में हम करते थे? पहली। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स हम कौन सी जनरेशन में करते थे? दूसरी में। फिर तीसरी हम करते थे आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। CABCD का कौन सा अल्फाबेट है? तीसरा। तो तीसरी ही जनरेशन में आपकी है। इस तरह से याद रखेंगे, वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्यूब का टी यानी कि ट्रांजिस्टर्स आए, उसके बाद तीसरी जनरेशन में आईसी, ठीक है। C अल्फाबेट का तीसरा है तो तीसरी में आईसी आई। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है बार बार, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो आई, या फिर हम बोलते हैं इनको VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। VLSI या फिर माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होने लगे थे? 4th जनरेशन के कंप्यूटर में। उसके बाद V के बाद आगे थे अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक है। वेरी लार्ज के बाद आपका आता है अल्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है पांचों जनरेशन के लिए, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर और ULSI। इसके बाद जो अब हम करते हैं AIB यूज करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम यूज करते हैं, जिसमें कंप्यूटर जो है सोचने समझने में क्या है वो सक्षम है। अब आईसी की यहां पर बात हुई है तो आईसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हम करते हैं भाई सिलिकॉन का यूज। तो इसका जो डेवलप है आईसी वो किसने की थी? वो की थी किल्बी ने। किसने की थी? किल्बी ने। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। आईसी का मैन्युफैक्चरिंग किसने की थी? किल्बी ने। और बनाने के लिए किसका यूज किया था? सिलिकॉन का, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। इसके अलावा जो आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी पूछ ली जाती है। पहली जनरेशन में हम मशीन लैंग्वेज, फिर आपकी असेंबली लैंग्वेज आई, ठीक है, सेकंड जनरेशन में। फिर आपकी फोर्ट्रान वगैरह, फोर्ट्रान या कोबोल, ठीक है, फोर्ट्रान और कोबोल, ये आपकी यहां पर भी आ गई थी मेनली, लेकिन जो 3rd जनरेशन में ज्यादा इसका यूज हुआ। तो ये चीजें हैं आपकी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में ही हम याद करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो। नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
तो चैप्टर वाइज जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करते चलेंगे। मैं बताता भी चलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके हैं माइक्रो प्रोसेसर जरूर याद रखना कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होने लगे थे, 4th में, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट का है जो किसने किया था, JS किल्बी ने। इसमें क्या यूज किया था, सिलिकॉन। आगे चलते हैं। अब कुछ कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, एडसेक आपको बताना है, एडसेक की फुल फॉर्म क्या है। एडसेक की जो फुल फॉर्म है भाई वो है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज। इसके नाम से ही क्वेश्चन बनेगा एक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था आपका, पहला स्टोर्ड प्रोग्राम। अब इसकी फुल फॉर्म में ही नाम है इसका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो पहला स्टोरेज जो है आपका स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक है, जिसके अंदर प्रोग्राम स्टोर किया गया था, तो वो कौन सा था, एडसेक। बहुत बार पूछा गया है तो ये आपको याद रखना है, एडसेक, ठीक है। डिजिटल स्टोरेज प्रोग्राम पर आधारित कौन सा कंप्यूटर था, तो एडसेक आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर ऑन ए चिप किन कंप्यूटर को कहा जाता है, कंप्यूटर ऑन आ चिप। तो किसको कहा जाता है भाई, चिप पर जो आपके कंप्यूटर है, चिप बहुत छोटी सी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो चिप के नाम से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिप को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो चिप भी। और कंप्यूटर ऑन अ चिप, तो इसके आगे क्या लगा दो, कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर के आपके उदाहरण है पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जो आप यूज करते हैं, यानी कि जो पोर्टेबल होते हैं, ज्यादा बड़े साइज के नहीं होते, आप इधर से उधर लेके जा सकते हैं। तो ये आपके हैं कंप्यूटर ऑन अ चिप। तो चिप को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो चिप भी बोलते हैं। तो माइक्रो के आगे क्या लगा दो आप, कंप्यूटर, तो ये हो जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली पर इस्तेमाल कौन से कंप्यूटर करते थे। जो हैंड हेल्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल कौन से कंप्यूटर करते थे, ये पूछा गया है। अब हैंड हेल्ड क्या है, यानी कि हैंड हेल्ड डिवाइस भी हम इनको बोलते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइस। पूछा जाएगा आपसे कि हैंड हेल्ड डिवाइस हम किसको बोलते हैं, तो ये आपका यहां पर भाई आंसर हो जाएगा पाम टॉप, जिसको आप हथेली, पाम आपकी हथेली, पाम के टॉप पर, यानी कि पाम यानी कि हाथ पर रखकर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैंड से ही आपको याद रखना, पाम हैंड, यानी कि हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डिवाइस यूज करते थे, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन से कंप्यूटर यूज करते थे, तो वो होगा पाम टॉप। और इनको हम क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइस भी बोलते हैं। अब हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो ये पाम टॉप है बहुत ही छोटे हैं, जिसमें जो प्रोसेसिंग स्पीड है बहुत कम चाहिए, जिसमें मेमोरी भी बहुत कम चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बनाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते थे हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका अन्य नाम भी है पीडीए। पीडीए भी आपका हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग जो सिस्टम में यूज करते थे, पीडीए, जिसकी फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछी गई है। जो पीडीए है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। एक और चीज इसमें याद रखनी है कि जो आपके ये पाम टॉप होते थे बहुत ही छोटे होते थे, यानी कि इस तरह से छोटे से होते थे आपके, छोटा सा कीपैड, छोटी सी स्क्रीन होती थी आपकी, ये कीपैड हो गया, छोटी सी आपकी स्क्रीन होती थी। यानी कि जो कीपैड इसका इतना छोटा होता था कि आप कीपैड का यूज करते थे तो 2 से 3 जो की है एक साथ प्रेस हो जाते थे, ठीक है। तो यानी कि कोई छोटी सी चीज लेकर आपको प्रेस करना होता था। तो इसमें आपको एक बहुत अच्छी चीज दी गई थी इनपुट के लिए, क्या, ध्वनि के द्वारा, साउंड के माध्यम से भी आप इसमें क्या दे सकते थे, इनपुट। जैसे आजकल आप मोबाइल में भी बोलते हो, गूगल पर कोई भी आपको गाना चलाना है कि मुझे ये गाना सुनाइए, ठीक है गूगल, इस तरह से, यानी कि इनपुट आप इसमें ध्वनि के माध्यम से भी दे सकते थे। तो वो कौन से थे, पाम टॉप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, बहुत ही बार आपके पूछे जा चुके हैं। अब कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड्स
फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बताना है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन के माध्यम से ही हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके पूछे गए, ताकि आपको याद रहे कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था भाई वो कौन सा था? क्रे 1। तो सभी के बारे में हम करेंगे। क्रे, तो क्रे 1 जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। और ये किसने किया था इसका डेवलपमेंट? क्रे रिसर्च जो है आपकी कंपनी के द्वारा 1976 में। क्रे रिसर्च कंपनी, क्रे 1 है तो क्रे 1 उन्होंने अपने नाम पर ही इसका रखा था। तो क्रे 1 जो है क्रे रिसर्च कंपनी ने 1976 में बनाया था। तो वर्ल्ड का पहला ये क्या था? सुपर कंप्यूटर कब आया था? किस तरह से पूछा जाएगा कि क्रे 1 किसने किया था? क्रे रिसर्च कंपनी। जो पहला सुपर कंप्यूटर कब आया था? 1976 में। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है भाई? क्रे 1 है। ठीक है, ये सभी याद रखने हैं। अब बात हुई है वर्ल्ड की, तो हम अपने इंडिया की भी बात कर लेते हैं। जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था? परम। कौन सा था भाई? परम 8000। ठीक है, जिसका निर्माण किसने किया था? सीडेक ने। कब? 1991। कब किया था? 1991 में। वर्ल्ड का पूछे तो क्रे 1, इंडिया का पूछे तो परम 8000 सीडेक के द्वारा 1991 में। अब आप बात करते हैं जो हाल फिलहाल में जो आपका कंप्यूटर चल रहा है सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का फास्टेस्ट, वो कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो वो है भाई फुगाकू। कौन सा है? फुगाकू। किसका है ये? जापान का। दूसरे नंबर पर है समिट, SUMMIT, समिट है। ठीक है, ये किसका है? यूएस कंपनी ने बनाया है, IBM के द्वारा। IBM यूएस बेस्ड आपकी कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया है। पहला पूछे तो फुगाकू जापान के द्वारा। दूसरा कौन सा है दूसरे नंबर पर? तो है समिट, जो है IBM के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। यदि हम बात करें अपने इंडिया का जो फास्टेस्ट है, अभी जो पहला पूछे तो परम हमारा है 8000। तो अभी बात करें तो वो कौन से नंबर का है? तो ये है परम। पहला भी परम है, अब जो फास्टेस्ट है वो भी परम है, लेकिन ये आपको याद रखना सिद्धि, परम सिद्धि AI। ठीक है, और इसकी जो रैंक है सुपर कंप्यूटर्स में वो कौन सी है? 62वीं। तो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। वर्ल्ड का पहला क्रे 1 1976 क्रे रिसर्च कंपनी। अपना पूछे तो परम 8000 सीडेक के द्वारा 1991 में। जो अब फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू है जापान के द्वारा। दूसरे नंबर पर समिट है IBM के द्वारा, यूएस बेस्ड कंपनी है। और जो अपने इंडिया का है परम सिद्धि AI है, जिसकी रैंक कौन सी है? 62वीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार नोट डाउन कीजिए फिर आगे चलते हैं। तो इसी तरह से यदि आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर होता है? तो डिजिटल घड़ी है, अभी हमने बात की थी कंप्यूटर ऑन आ चिप, उसको आप क्या बोलते हैं? चिप को आप क्या बोलते हैं? माइक्रो चिप। माइक्रो के आगे कंप्यूटर लगा दो तो माइक्रो कंप्यूटर। तो जो डिजिटल घड़ी होती है इसमें कौन सा कंप्यूटर होता है? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये याद रखना, माइक्रो कंप्यूटर। अगला है कंप्यूटर के ALU में क्या होते हैं? जो कंप्यूटर होता है इसके ALU में क्या होते हैं? इसी तरह से पूछा जाएगा कंप्यूटर के ALU में डैश होते हैं। अब जो आपका CPU है, ये हमारा CPU होता है, CPU। इसके पार्ट होते हैं कौन कौन से? अब देखिए, कंट्रोल यूनिट, CPU का P हटा दो तो क्या बन गया? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये आपका CPU के ALU जो है आपका CPU जैसा, CPU ALU दोनों में U है, तो ALU भी CPU का क्या होता है? पार्ट होता है। और क्या होता है? मेमोरी। ठीक है, और क्या होता है? मेमोरी। तो हमसे पूछा गया है कि सीपीयू का पार्ट कौन सा? कंट्रोल यूनिट, यानी कि सभी फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। और एएलयू का काम क्या होता है? जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है आपकी, जितने भी अरिथमेटिक के फंक्शंस है वो सारे के सारे किसके द्वारा किए जाते हैं? एएलयू के द्वारा। इसके अंदर कौन से होते हैं? मान लीजिए आपने एएलयू को, कोई भी फंक्शन से आपने एएलयू को आपने क्या दिया? इनपुट दिया,
फिर वो क्या करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाएगा, जमा घटा जो भी करना है, तो ALU से बाहर आएगा आपका आउटपुट। जो ये ALU है इसके अंदर आपके होते हैं रजिस्टर्स। क्या होते हैं? रजिस्टर्स। कुछ स्पेशल बिट्स होते हैं जो आउटपुट को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स। तो ये आपको याद रखना है, जो ALU का जो आउटपुट होता है उसको कुछ समय के लिए स्टोर कर लेती हैं, तो स्पेशल बाइट्स होती हैं आपकी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। टेम्परेरीली स्टोर करता है यानी कि कुछ समय के लिए स्टोर कर लेता है ये, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स की बात हुई है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपकी है ये, फास्टेस्ट मेमोरी पूछे रजिस्टर्स। रैंक में सबसे ऊपर आती है रजिस्टर्स, उसके बाद आती है कैशे। टेम्परेरी स्टोरेज करता है किसको, किसके अंदर होते हैं ये, ALU के अंदर होते हैं, जो ALU के आउटपुट को स्टोर करता है कुछ समय के लिए यानी कि टेम्परेरी। अगला है रजिस्टर्स। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, हमने बात कर ली है कौन सी होती है, रजिस्टर्स। अब आगे हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी आपकी कितनी तरह की होती है, तो मेमोरी हमारी दो तरह की होती है। कंप्यूटर जो मेमोरी होती है, मेमोरी का अलग से मैं कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूं, यदि आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। हर एक चीज जो है मेमोरी की वहां पर मैंने पढ़ाई हुई है आपको कि मेमोरी कितने तरह की होती है और हर एक मेमोरी का क्या काम होता है। अब जो मेमोरी होती है दो तरह की होती है हमारी, कौन कौन सी, प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। आपसे पूछा जाएगा कि जो प्राइमरी मेमोरी है इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो हम इसको भाई अन्य जानते हैं मेन मेमोरी के नाम से। किस नाम से, मेन मेमोरी के। और जो सेकेंडरी है ये आपकी बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी है, इसका भी अन्य नाम क्या है, बैकिंग स्टोरेज। अब पार्ट बात कर लेते हैं भी प्राइमरी मेमोरी आपकी कौन कौन सी होती है, तो प्राइमरी मेमोरी होती है रैम और रोम। कौन कौन सी होती है, रैम और रोम। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि वोलेटाइल होती है। कंप्यूटर में यदि इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत सप्लाई यदि चली जाए तो इसमें जितना भी डेटा है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होने के बाद उसमें जितना भी डेटा है वो सारा समाप्त हो जाता है, तो वो कौन सी मेमोरी है, तो वो होती है रैम मेमोरी। और एक आपकी होती है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है केवल और केवल आप इसको रीड कर सकते हो, इसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। ये आपकी नॉन वोलेटाइल होती है यानी कि विद्युत सप्लाई जाने के बावजूद भी इसमें डेटा ऐसे का ऐसा रहता है। जो रोम मेमोरी है जब कंप्यूटर की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसी दौरान इसको हम उसमें फिट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। रैम और रोम आपकी क्या क्या होती हैं, इनको हम सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी का अन्य नाम क्या है, मेन मेमोरी, और इनको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी या फिर बैकिंग स्टोरेज या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इसकी टाइप आपकी कौन कौन सी है, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, CD हो गई, पेन ड्राइव वगैरह होगी, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, हमारे सेकेंडरी के, ठीक है। जो भी हमें चाहिए नहीं अभी समय के लिए तो उसको हम स्टोरेज कर लेते हैं, जब हमें इसकी ज़रूरत होती है तो उसको हम मेमोरी में स्टोर करके हम उसको यूज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके आगे के। अगला है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करती है। अब जो भाई कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे आपने इनपुट दिया, ठीक है, प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग कैसे करेगा, प्रोग्राम की हेल्प से। तो ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है अंदर ट्रेवल करती है, तो ये किसकी मदद से करती है, तो यही पूछा गया है कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच जो इंफॉर्मेशन है पूछा गया डैश के माध्यम से ट्रेवल करती है, डैश के
सिंपल सा नाम है। जब आपको भी ट्रेवल करना होता है तो किसकी मदद से करते हैं आप? बस। मेन आप किसकी तरफ से करते हैं? बस की। ठीक है, जो ज्यादा यूज होता है कौन सा होता है? बस होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? बस। इसका काम क्या होता है? मदरबोर्ड के जितने भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है वो बस की मदद से। अब देखिए बस आपकी जो टाइप होती है कौन कौन सी होती है? देखिए पहली होती है आपकी कंट्रोल बस, फिर दूसरी होती है एड्रेस बस, तीसरी होती है डेटा बस, और इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बस। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच जो इंफॉर्मेशन है डैश के माध्यम से ट्रेवल करती है, तो वो हो गई हमारी सिस्टम बस। अब सिस्टम बस के तीन, कंट्रोल बस या फिर आपकी एड्रेस बस या फिर डेटा बस। अब डेटा बस का काम क्या है? डेटा को कैरी करना। किसको कैरी करना? डाटा को इधर से उधर लेके जाना किसका काम है? डेटा बस का। या फिर एड्रेस बस है, एड्रेस के नाम से ही है, तो एड्रेस बस को कैरी करना, यानी कि जो है एड्रेस है, हर एक चीज का एड्रेस होता है मेमोरी के अंदर, तो उस एड्रेस को इधर से उधर कैरी करना वो किसका काम होता है? एड्रेस बस का काम होता है। अब कंट्रोल का काम क्या होता है? जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उनको कैरी करना। हर एक बस का फंक्शन, उसके नाम उसके फंक्शन पर भी है, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करता है। हर एक कंपोनेंट को कंट्रोल करना, सिग्नल्स जो कैरी करता है कि कैसे कैरी करना है, ठीक है, कैसे किसको कंट्रोल करना है, तो वो काम किसका द्वारा होता है? कंट्रोल बस के द्वारा, एड्रेस बस के द्वारा एड्रेस, और डेटा बस के द्वारा डेटा को। और इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बस बोलते हैं। आगे है, किस की का प्रयोग करके कर्सर को लाइन के प्रारंभ में या फिर डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में भेजते हैं? अब ये हमारा है भाई डॉक्यूमेंट। इसमें आपने कुछ लिख रखा है, बहुत सारी लाइनें हैं, ठीक है, इधर आपका कर्सर है। इस कर्सर को आप कौन, ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए थे उसमें भी पूछा गया था कि किस की का प्रयोग करके आप इस कर्सर को लाइन के शुरुआत में या फिर डॉक्यूमेंट के शुरुआत में लेकर जा सकते हैं? तो वो हमारी होती है कीबोर्ड पर होम की। कौन सी की होती है? होम की का यूज करके, ठीक है। तो वो कर्सर आपका उठ के कहां पर चला जाएगा? शुरू में। यदि आपको एंड में लेके जाना है तो कौन सी की हो जाएगी? एंड की। एंड में लेके जाएंगे तो एंड की, होम यानी कि स्टार्टिंग में लेके जाएंगे तो होम की के माध्यम से। अगला है, कौन सी की डेटा को दाएं से बाएं समाप्त करती है? अब यहां पर कुछ डेटा लिखा हुआ है, माई एग्जाम बाय भूपी दैया, ठीक है, बाय भूपी दैया। अब यहां पर आपका कर्सर है, ये हमारा कौन सा है? दायां, यानी कि कर्सर के दाएं से बाएं जो डेटा है आपको डिलीट करना है। मान लीजिए आपको क्या करना है? भूपी दैया का ए डिलीट करना है, तो आप किस की मदद से करेंगे? बैक स्पेस की। बैक में जा रहे हैं आप, क्या जा रहे हैं आप? बैक में जा रहे हैं, यानी कि बैक, ठीक है, लिखेंगे तो ये कर्सर आगे जाएगा। यदि इसको डिलीट करना है पीछे का, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ, ये दायां है, इधर आना है आपको, डिलीट करना है, तो बैक स्पेस की होती है आपकी कीबोर्ड पर, उसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे एक बार तो आपका ए आपका वहां से मिट जाएगा और कर्सर आपका बाएं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब आपको दोबारा से वाई को डिलीट करना है तो एक बार फिर दोबारा बैक स्पेस को क्लिक कर दीजिए, कर्सर फिर वाई को डिलीट कर देगा और दोबारा से आगे की तरफ आ जाएगा, यानी कि बैक आ जाएगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कर्सर के बाएं से दाएं डिलीट करने हैं, आगे की तरफ डिलीट करने हैं। मान लीजिए यहां पर मेरा कर्सर है और आपको यहां से इधर चलना है आगे की तरफ, तो हम कौन सी की का यूज करते हैं? डिलीट की का। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। बाएं से दाएं करना है तो यानी कि यहां से आपको माई डिलीट करना है, तो आगे की तरफ डिलीट कर रहे हैं, यानी कि आप दाएं की तरफ जा रहे हैं तो डिलीट की का। यदि आप कर्सर को बैक लेके आ रहे हैं, यानी कि बैक मतलब बाएं की तरफ लेके आ रहे हैं दाएं से, तो हम यूज करेंगे बैक स्पेस की का। ये क्वेश्चन आपके दो बस हैं और ये हैं की के, बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको जरूर की करके जाइएगा, एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, अभी हमने बात की थी आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी में हमने पढ़ा था रैम और रोम, ठीक है, रैम और रोम पढ़ा था। तो किस मेमोरी के डेटा को बार बार रिफ्रेश करना होता है, तो कौन सी मेमोरी है, कौन सी मेमोरी है जिसके डेटा को बार बार रिफ्रेश करना होता है। तो रैम मेमोरी अभी हमने पढ़ी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसकी दो टाइप होती है, कौन कौन सी, डायनामिक और एक होती है स्टैटिक रैम। एक डायनामिक रैम, एक स्टैटिक रैम। जो स्टैटिक है उसमें हमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती हमें। लेकिन जो डायनामिक है, ठीक है, डायनामिक क्वांटिटी और स्टैटिक क्वांटिटी आप सभी ने पढ़ी होगी। स्टैटिक यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज नहीं होती, डायनामिक यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो यानी कि हमें इसमें बार बार रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है, रिफ्रेश इसको करना होता है बार बार डायनामिक में। तो बार बार आप रिफ्रेश करेंगे तो इसमें जो है टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप इसको बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं तो टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। इसमें रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती तो इसमें टाइम कम लगेगा, तो प्रोसेसिंग जल्दी होगी। तो इसलिए ये थोड़ी सी क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू डायनामिक मेमोरी। डायनामिक के मुकाबले महंगी होती है क्योंकि हमें इसमें रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, टाइम ये कम लेती है। इसमें रिफ्रेश करना होता है डेटा को बार बार, तो टाइम कंज्यूम करेंगी, तो प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय लग जाएगा, आपको थोड़ी सी वेट करनी पड़ सकती है हाथों पे हाथ रख के। तो इसलिए ये सस्ती होती हैं, ये महंगी होती हैं। तो यही पूछा गया है, डेटा को रिफ्रेश करने की जरूरत, ठीक है, डायनामिक में रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो स्टैटिक में। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी मेमोरी है जो आपकी एक्सपेंसिव होती है, स्टैटिक या डायनामिक, तो आप बता देंगे स्टैटिक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के संसाधन शक्ति को बढ़ाने के सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है। तो सीपीयू की जो डेटा प्रोसेसिंग है उसको बढ़ाने के लिए, सीपीयू की डेटा प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए, डेटा संसाधन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो सीपीयू, ये हमारा सीपीयू है जो प्रोसेसिंग करेगा, और ये क्या है, सीपीयू, और पूछा है आपसे रैम यानी कि मेमोरी। इनके बीच हम कौन सा माध्यम यूज करते हैं, तो हम कौन सा करते हैं, हम करते हैं भाई कैसे मेमोरी। अब इसका काम क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। रजिस्टर मेमोरी हमने पढ़ा, कुछ स्पेशल बाइट्स होती हैं जो टेम्परेरीली क्या करती हैं, जो ALU है उसके आउटपुट को स्टोर करती हैं कुछ समय के लिए, और वो कहाँ पर होती है, ALU में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि CPU और मेमोरी के बीच में आपका कौन सा माध्यम होता है जो CPU के डेटा प्रोसेसिंग को क्या कर देता है, शक्ति को बढ़ा देता है, तो वो होता है कैसे मेमोरी। अब देखिए, कोई डेटा बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप YouTube चला रहे हैं, आपने देखा भी होगा ऐसे, YouTube में आप सर्च करते हैं, ठीक है, मैथ्स बाय भूपी दहिया, रीजनिंग बाय भूपी दहिया, ठीक है, हरियाणा जीके बाय भूपी दहिया, ठीक है, या फिर माई एग्जाम। तो ये डेटा आपने आज वीडियो देखी, आप कल भी देख रहे हैं, आप परसों भी देख रहे हैं, तो सेम डेटा का आप बार बार यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये कैसे मेमोरी में, इस मेमोरी में ना जाकर ये कैसे मेमोरी में स्टोरेज हो जाएगा, ताकि आप अगली बार, जैसे ही आप अगली बार अगले दिन सर्च बटन में लिखेंगे मैथ्स, तो अपने आप नीचे यहाँ पर लिस्ट खुल के आ जाएगी आपकी, मैथ्स बाय, ताकि आप उसको जल्दी से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और ऑटोमेटिक आपका वो जल्दी से खुल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो डेटा आप बार बार यूज कर रहे हैं उसको स्टोर कर लेगा, तो ये कौन कर लेगा, कैसे मेमोरी। अब सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेसिंग करनी है भाई, तो प्रोसेसिंग करने के लिए यहाँ पर ये जाएगा मेमोरी के पास, डेटा उठाएगा, तो यहाँ पर ना जाकर अब वो कहाँ पर जाएगा, कैसे मेमोरी के पास। पहले उसको यहां पर जाना था, अब उसको यहां पर जाना है, तो ये टाइम जो है उसका बच गया, ताकि उसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई, कम समय लेगा, तो यानी कि उसकी शक्ति बढ़ गई प्रोसेसिंग की, इतना फर्क है। तो ये किसका काम होता है, कैसे मेमोरी का। एक बार नोट डाउन कीजिए। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हाल फिलहाल में आपके पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वो हम देखते हैं।
यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका अब हाल फिलहाल में बहुत बार पूछा जा रहा है, वो कौन कौन सा है उसको देखते हैं एक बार। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो पूछा जाता है बहुत बार, वो हम करते हैं डॉट पिच किसे कहते हैं। डॉट पिच किसे कहते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके हम सभी के सभी करेंगे। तो डॉट पिच से पहले हम रिजोल्यूशन पढ़ते हैं, रिजोल्यूशन होता क्या है। अब देखिए जो आपकी पिक्चर होती है, जो भी आपकी फोटो होता है, चित्र होता है, किससे मिलकर बनता है भैया, पिक्सल्स से। इस तरह से आपके पिक्सल्स होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल्स, ठीक है, उनसे मिलकर आपकी क्या बनती है, पिक्चर बनती है। क्या बनती है, पिक्चर एक बनती है। अब रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन जितना ज्यादा रिजोल्यूशन, आपने वीडियो भी देखी होगी भाई, हाई रिजोल्यूशन में पढ़ते हैं, तो हाई रिजोल्यूशन में पढ़ेंगे तो जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा उतनी ही पिक्चर की क्या होगी, क्लैरिटी होगी, उतनी ही क्या होगी, पिक्चर की क्लैरिटी होगी। अब ये रिजोल्यूशन होता क्या है भाई, रिजोल्यूशन आप सभी ने पढ़ा होगा 1920 गुणा 1080 इस तरह से लिखा होता है, 320 गुणा फलाना धकड़ा, जो भी लिखा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। और जो ये लिखा हुआ ये है क्या, अब देखिए ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या है, वर्टिकल है। अब हॉरिजॉन्टल में जितने पिक्सल हैं, मान लीजिए एक लाइन में हमारे 10 पिक्सल हैं, 1000 भी हो सकते हैं, और वर्टिकल में हमारे कितने हैं, 15 पिक्सल्स हैं। इन दोनों को गुणा कर दो तो हमारा क्या बनता है, रिजोल्यूशन। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में हमारे 10 हैं और वर्टिकल में 15 हैं, तो इनको आप गुणा कर देंगे तो ये हमें क्या देगा, रिजोल्यूशन देगा। जितने भी पिक्सल्स हैं हॉरिजॉन्टल के और वर्टिकल्स के, इनको गुणा कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रिजोल्यूशन। अब जितना ज्यादा ये होगा उतनी ही क्लैरिटी आपकी पिक्चर की होगी, और जितना ज्यादा ये होगा इसका मतलब क्या है, जितने ज्यादा आपके पिक्सल होंगे, पिक्सल यानी कि जितने वो पास होंगे उतने ही ज्यादा रिजोल्यूशन आपका होगा। तो सबसे पहली बात रिजोल्यूशन क्या होता है समझ में आ गया। अब जो सेकंड बात हम समझते हैं भाई, डॉट पिच क्या होती है। डॉट पिच, जो ये डॉट पिच है, अब आपके पिक्सल्स होते हैं इस तरह के, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं पिक्सल समझने के लिए। अब ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ठीक है, कुछ रेड के होंगे, कुछ ब्लू के होंगे। एक मान लीजिए रेड का ये है और एक मान लीजिए रेड का ये पिक्सल है। जो कलर्ड जो पिक्सल हैं आपके, कलर्ड जो पिक्सल हैं उनके जो विकर्ण है, उनके जो डायगोनल है, मान लीजिए इसका डायगोनल ये है, इस पिक्सल का डायगोनल ये है, इन दोनों डायगोनल्स के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी, ये जो दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट पिच। इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट पिच। तो यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि डॉट पिच क्या होती है। दो कलर्ड पिक्सल के विकर्ण के जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉट पिच। अब देखिए फंडा समझते हैं हम, डॉट पिच क्या होती है, आपकी विकर्ण के बीच की दूरी। अब जितनी ज्यादा ये छोटे होंगे, कितनी होगी, डॉट पिच जितनी ज्यादा कम होगी, ठीक है। अब ये डॉट पिच मान लीजिए आपकी ए है, अब इसको मैं और छोटा कर दूं, इतना कर देते हैं इसको और छोटा, ये हो गए आपके डॉट पिच बी। अब ये बड़ी है, अब ये बी है, ठीक है। डॉट पिच यहाँ पर कितनी हो गई आपकी, बी हो गई। यानी कि जितनी डॉट पिच आपकी कम होगी, पिक्सल आपके उतने पास होंगे, पिक्सल उतने ही पास होंगे, और पिक्सल जितने पास होंगे उतना ही ज्यादा रिजोल्यूशन होगा। क्यों, अब मान लीजिए इतने साइज में एक तो आ रहे हैं भाई 6 पिक्सल, कितने आ रहे हैं, 6। अब इतने ही साइज में डॉट पिच कम होने की वजह से जो पिक्सल हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अब संख्या बढ़ गई तो रिजोल्यूशन बढ़ गया, रिजोल्यूशन बढ़ गया तो पिक्चर की क्वालिटी बढ़ गई, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं पिक्सल ज्यादा होंगे तो रिजोल्यूशन आपका उतना ही अच्छा होगा। समझ में आ गई ये चीजें आपको, ठीक है। आज के बाद डॉट पिच और रिजोल्यूशन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे भाई क्या होती है ये क्या नहीं होती है। आगे चलते हैं पैरेलल पोर्ट्स और सीरियल पोर्ट्स। कुछ आपकी पोर्ट्स होती हैं कंप्यूटर में जो हम सीपीयू को
सीपीयू से जो आपके डिवाइस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं पोर्ट्स। ठीक है, क्या करते हैं? पोर्ट्स। अब ये कितनी तरह की होती हैं आपकी? मेनली होती तो हम दो ही पढ़ते हैं, पैरेलल पोर्ट्स, दूसरी होती है आपकी सीरियल पोर्ट। मेन जो हम पढ़ते हैं दो, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैरेलल और सीरियल पोर्ट। लेकिन एक और पोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे यहां पर, फायर वायर। फायर वायर। अब पढ़ते हैं भी पैरेलल पोर्ट्स होती क्या है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रिंटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए हम किस पोर्ट का यूज करते हैं, तो भाई आप आंसर लगाएंगे पैरेलल। पी से प्रिंटर, पी से पैरेलल। अब ये पैरेलल पोर्ट होती क्या है? पैरेलल पोर्ट्स क्या होती है भाई? 8 वायर्स होती हैं इसमें। कितनी होती हैं? 8 वायर्स होती हैं पैरेलल पोर्ट्स में, और हर एक वायर में से डाटा क्या होता है? आपका ट्रांसफर होता है। ठीक है, आपको कोई पिक्चर लेनी है, आप देखिए प्रिंटर में आप पिक्चर आप प्रिंट लेते हैं तो उसको बहुत सारा डाटा प्रोसेस करना होता है, तो इसलिए डेटा स्पीड इसकी, यानी कि बहुत सारा इसमें डेटा क्या होता है? एक टाइम में ट्रांसफर होता है। ठीक है, जिसमें 8 वायर हम यूज करते हैं, और 8 वायर्स में से एक साथ क्या होता है? जो आपका डेटा है वो ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए जो पैरेलल पोर्ट्स हैं उसका यूज करते हैं हम प्रिंटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी। दूसरा है सीरियल पोर्ट। अब सीरियल क्या है? सीरीज में, यानी कि एक टाइम में एक बिट ही आपका डेटा यहां पर जाता है। एक टाइम में एक बिट डेटा, ठीक है, एक टाइम में एक ही जाएगा, और इसमें क्या होता है? 8 वायर्स में से एक साथ पैरेलल ही चलेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। ये 8 वायर्स हैं आपकी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, पैरेलली समानांतर जा रहा है, तो पैरेलल पोर्ट इस तरह से याद रखेंगे। सीरियल पोर्ट में एक बिट डेटा एक बारी में जाएगा, और इसका यूज आप कहां पर करते हैं? तो इसकी स्पीड जो होती है बहुत ही स्लो होती है पैरेलल पोर्ट के मुकाबले। स्पीड स्लो होती है, तो इसका यूज हम कहां पर करते हैं? मोडेम को कनेक्ट करने के लिए, प्लॉटर को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। सीरियल पोर्ट का हम करते हैं, और बारकोड जो रीडर हम यूज करते हैं बारकोड को पढ़ने के लिए। भाई अब हमने पैरेलल पोर्ट तो पढ़ी है, सीरियल पोर्ट भी पढ़ी है, ये फायर वायर क्या होती है? अब फायर वायर क्या होती है? पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट, इनसे भी हाई डेटा आपको ट्रांसफर जहां पर करना पड़े, वेरी हाई डेटा, वेरी हाई डेटा जहां पर आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, वेरी हाई डेटा, वहां पर हम यूज करते हैं फायर वायर का। जैसे प्ले स्टेशन वगैरह आपके हो गए, ठीक है, जो प्ले स्टेशन हो गई, डीवीडी वगैरह होगी, हार्ड डिस्क हो गई, उसमें क्या होता है? डेटा बहुत सारा ट्रांसफर आपको करना पड़ता है इन दोनों के मुकाबले, तो वहां पर हम करते हैं फायर वायर का यूज। तो आपको याद रखना है, ऑडियो वीडियो और मल्टीमीडिया जो डिवाइसेज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फायर वायर का। पैरेलल पोर्ट का प्रिंटर के लिए, मोडेम, प्लॉटर और जो आपका बारकोड रीडर है उसको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सीरियल पोर्ट का। और ऑडियो वीडियो आपकी हो गए, उसका कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फायर वायर का। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कैशे मेमोरी। हम पढ़ चुके हैं, यही क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है। क्या पूछा गया है कैशे मेमोरी के बारे में, कि जो कैशे मेमोरी है ये किस किस के बीच होती है आपकी? तो ये होती है भाई सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। अभी अभी हमने पढ़ा था सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में आपकी क्या होती है? कैशे मेमोरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग क्या होता है? ये वही क्वेश्चन है जो आपके हाल फिलहाल में पूछे जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब भाई फॉर्मेटिंग होती क्या है? डिस्क में आप डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी डिस्क होती है इसको ट्रैक में, जैसे ये ट्रैक है, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, इस तरह से रेस की होगी आपने ग्राउंड में जाकर कि वहां पर क्या होती है, चल भाई ट्रैक पे रेस करने चलते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। और इन ट्रैक्स पर आप देखे होंगे इस तरह से कुछ बार्स बने होते हैं ग्राउंड पे भी। ठीक है, इस तरह से लाइनें बनी होती हैं, यानी कि हर एक ट्रैक को सेक्टर्स में हम विभाजित कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। सर्कल वाले को हम बोलेंगे ट्रैक्स,
और इस ट्रैक में ये छोटे छोटे जो आपने भाग कर दिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन मिलेगा आपको फॉर्मेटिंग, तो लगा देना है आज के बाद फॉर्मेटिंग। ठीक है, यही पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में विभाजित करना क्या कहलाता है, तो फॉर्मेटिंग। अब नेक्स्ट है कि कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी के पहले तो आपको बताना है कि पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको हम अन्य किस नाम से भी जानते हैं, तो हम इसको ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा है आप जो रीड करते हैं वो आप किसकी मदद से करते हैं, लेजर की मदद से। ठीक है, तो लेजर की मदद से आप क्या करते हैं, जो भी आपको डेटा पढ़ना या लिखना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लेजर का। तो यहां पर बताइए मुझे आप, लेजर की फुल फॉर्म क्या होगी, तो ये भी एग्जाम में पूछा है, तो क्या होगी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, एस से बनेगा स्टिमुलेटेड, ई से बनेगा एमिशन और आर से बनेगा रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लेजर की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। तो लेजर तकनीक का यूज हम कहां पर करते हैं, जो आपकी सीडी होती है उसमें जो भी आपको डेटा पढ़ना या लिखना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लेजर तकनीक का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है, उससे आप हार्ड डिस्क में कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पूछा गया है। जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कोई भी आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं हम इंस्टॉलेशन। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज जो मीडिया है उसमें से आप हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो उसको आप कॉपी करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इंस्टॉलेशन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बचा है इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ कोड्स हैं जो हम पढ़ते हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, कुछ नया डेटा आपका है। अब कोड्स होते क्या, सबसे पहले तो ठीक है, अब देखिए कोड्स पढ़ते हैं हम क्या होते हैं कंप्यूटर में। एक बार इंक डाल लेते हैं। अब भाई कोड्स होते क्या हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोड्स आपके क्या होते हैं। कंप्यूटर जो होता है आपका, जो डेटा है किस फॉर्म में समझ सकता है, बाइनरी, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा आपको कंप्यूटर में कोई भी जो नंबर है, यानी कि कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर यानी कि संख्या है, कोई भी लेटर है या कोई भी चिन्ह है, इसको स्टोर करना है। तो इसको स्टोर करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम पर बेस्ड पर आधारित कुछ स्पेशल आपके क्या होते हैं, कोड होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कुछ स्पेशल आपके क्या होते हैं, कोड्स की जरूरत होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर कोड्स बोलते हैं। अब कंप्यूटर जो समझता है 0-1 की भाषा समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है, लेकिन आपको यदि उसमें कोई भी अल्फाबेट है, कोई भी लेटर है, कोई भी संख्या है या कोई भी सिंबल है, वो आपको एंटर करना है कंप्यूटर में, तो उसको एंटर करने के लिए कुछ स्पेशल कोड्स की आपको जरूरत पड़ती है। और जो वे कोड्स होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होते हैं। तो इन स्पेशल कोड्स को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर कोड्स बोलते हैं। अब ये होते कितने तरह के हैं, 3 तरह के होते हैं मेनली। पहला बाइनरी कोडेड
डेसिमल। दूसरा आपका होता है एस्की। तीसरा होता है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, EBCDIC, ठीक है। ये 3 तरह के कोड होते हैं, तो इनको हम पढ़ते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो इस कंप्यूटर कोड्स को हम 3 वर्ग में करते हैं, BCD। तो BCD की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसके नाम में, इसके फुल फॉर्म में ही इसका मतलब क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि जो भी डेसिमल है उनको हम कोड करते हैं किस फॉर्म में? बाइनरी की फॉर्म में। ये मान लीजिए 0 से 1 आपका कोई भी डेसिमल है, 0 1 2 3 इस तरह से 9 तक, तो इन हर एक डेसिमल को आप 4 उसके समूह में, 4 बाइनरी नंबर के समूह में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 0 0। तो बाइनरी नंबर सिस्टम आप सभी ने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो बाइनरी नंबर सिस्टम जितने भी आपके कंप्यूटर के जो सिस्टम होते हैं, नंबर सिस्टम, वो मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो वहां पर आप देख लेना। जो 0 होता है उसका मतलब क्या होता है? 4 बिट के समूह में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या होगा? 0 0 0। यदि आपको 1 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी कोड में, तो क्या होगा? 0 0 0 1। इस तरह से 0 से 9 को लेकर, 0 से 9 से जितने भी डेसिमल है उन सब को आप 4 समूह के बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। क्या बोलते हैं? बाइनरी कोडेड डेसिमल। दूसरा हम चलते हैं ASCII। तो ASCII क्या होती है? सबसे पहले तो फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं ये किस लिए? इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, ठीक है। ये क्या होते हैं? डेसिमल को बाइनरी कोड में दर्शाने के लिए। ये आपके अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए। तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा, पहले तो आपकी डेफिनेशन पूछा जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या होता है। ये आपके 2 तरह के होते हैं ASCII, ASCII 7 और ASCII 8। ASCII 7 और ASCII 8, देखिए आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, यहां पर क्या है, इसको रब करते हैं थोड़ा सा। ASCII 7 क्या होता है? ये एक लेटर को, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ये क्या करता है? एक जो है लेटर उसको 7 कैरेक्टर में, एक लेटर को ASCII 7 का मतलब एक लेटर को 7 कैरेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकता है, एक कैरेक्टर को 7 बिट में, ठीक है। और ये क्या कर सकता है? एक कैरेक्टर को 8 बिट में रिप्रेजेंट कर सकता है, निरूपित कर सकता है 8 बिट में, ठीक है। अब देखिए, ये 7 बिट में कर सकता है, यानी कि 2 की पावर 7। ये 8 बिट में कर सकता है, तो इसको लिखोगे 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 7 आपकी क्या होती है? आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी कि मैक्सिमम आप कितने कैरेक्टर इसमें आप शो कर सकते हैं? 128। यही आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो होता है उसमें आप मैक्सिमम में कितने जो है निर्मित कर सकते हैं? तो 128। कैसे निर्मित कर सकते हैं आपने देख लिया। ASCII 7 एक कैरेक्टर को 7 बिट में ये क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट। तो 2 की पावर 7 यहां से क्या आ जाएगा? 128। अब 2 की पावर 8 यानी कि 1 और 2 आ गया, तो 128 दूनी 256। तो ये मैक्सिमम कितने कैरेक्टर कर सकता है निर्मित? तो ये 256, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ASCII जो होता है 128 और 156 तक आपके जो कैरेक्टर हैं वो निर्मित कर सकता है। तो ये आपको याद रखने हैं कि जो कोड्स होते हैं BCD आपका 4 समूह में यूज करता है। ये आपका ASCII 7 और ASCII 8, 7 का मतलब 7 कैरेक्टर ओके 7 बिट में, और ये 8 बिट में, 2 की पावर 7 2 की पावर 8, 128 और 256। अब नेक्स्ट है EBCDIC, हैशटैग जिसको आप बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। एक्सटेंडेड
आपकी बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब ये क्या कर सकता है भाई, ये एक कैरेक्टर को 8 बिट में, ये ASCII के ही जैसा ही है, एक कैरेक्टर को 8 बिट में रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी कि 2 की पावर 8 यानी कि 256। ये भी कितने कैरेक्टर का जो है आपका निर्माण कर सकता है, 256 का। तो ये आपको याद रखने हैं, 256 कैरेक्टर का ये निर्माण कर सकता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर कोड्स होते क्या है, क्या अल्फाबेट, नंबर और चिन्ह, ठीक है। इनको स्टोर करने के लिए आपको नंबर बेस्ड सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ स्पेशल कोड्स की जरूरत होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर कोड। सबसे पहला BCD, उसके बाद ASCII, उसके बाद EBCDIC, ठीक है। BCD की फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड, ASCII की सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये दो तरह के होते हैं, ASCII 7 और ASCII 8, ठीक है। उसके बाद है EBCDIC यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये कितने कर सकता है, 8 कैरेक्टर, 8 बिट, एक कैरेक्टर को 8 बिट में और मैक्सिमम 256 कैरेक्टर को निर्मित कर सकता है। अब एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कोड है वो कौन कौन सा है, आपका ASCII और EBCDIC, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्रामों का एक सेट और निर्देशों का एक सेट, उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। बहुत बार आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सेट ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। अब देखिए सॉफ्टवेयर में भी आपके दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर से पूछा जाएगा और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पूछा जाएगा। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, सिस्टम को कंट्रोल करना, ठीक है। कंप्यूटर के आंतरिक जो कार्य हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आंतरिक कार्यों को कौन कंट्रोल करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और किसी विशेष कार्य को यदि आपको पूरा करना है तो किसकी मदद से आप करेंगे, वो करेंगे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से कोई विशेष कार्य करेंगे और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो भी आपके आंतरिक कार्य है कंप्यूटर के उनको नियंत्रित करता है, वो कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए विशेष कार्य का मतलब होगा कोई आपको शीट बनानी है, वर्ड एक्सेल में, वर्ड में कोई कुछ लिखना है, MS वर्ड हो गया, वर्ड एक्सेल हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो विशेष कार्य को करने में, जैसे फोटोशॉप हो गया, ठीक है, फोटो एडिटिंग वगैरह आपको करनी है तो विशेष कार्य को पूरा करने में कौन मदद करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है। आगे जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्या पूछा जाएगा, यह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर बिखरी हुई फाइलों को खोजकर उन्हें एक स्थान पर लेके आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क फ्रैगमेंटर। एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है ये डिस्क फ्रैगमेंटर। देखिए डिस्क फ्रैगमेंटर का काम क्या है, प्रोग्राम है आपका कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर आपकी फाइलें बिखरी पड़ी हैं अलग अलग जगह पर, उन फाइल्स को क्या करता है, एक जगह लाके इकट्ठा करता है, ठीक है। बिखरी हुई फाइलों को क्या करता है, ये फाइल्स हैं आपकी, एक कहीं पर एक कहीं है, इनको सभी को कंबाइन करके क्या लेके आता है, एक जगह पर लेके आता है, तो वो कौन है आपका, वो आपका है डिस्क फ्रैगमेंटर। क्लियर है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के भी दो क्वेश्चन, आंतरिक कार्यों को कंट्रोल कौन करेगा, सिस्टम। विशेष कार्य को पूरा कौन करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करेगा। जैसे आपको फोटो एडिटिंग करनी है, MS वर्ड में कोई आपको नोटपैड है, उसमें आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, ये आपको कोई सीट बनानी है, वो सारे के सारी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे। और जो अलग अलग जगह पर बिखरी हुई फाइलें हैं उनको खोजकर एक जगह पर लेके आता है, वो कौन लेके आता है, डिस्क फ्रैगमेंटर लेके आता है। क्लियर है। तो ये दो क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो दोनों के दोनों आप जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्मवेयर और फ्रीवेयर से, ठीक है। तो सबसे पहला आपका पूछा जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर
एंड सॉफ्टवेयर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को चलाने के लिए काम आते हैं, यदि आपका सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो आपका हार्डवेयर किसी काम का नहीं है, वो आपका एक डब्बा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक डब्बा कहलाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम है और इंस्ट्रक्शंस हैं जो इनको बताते हैं कि आपको कैसे कार्य करना है। यदि ये नहीं है तो इनके बिना इनका कोई काम नहीं है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। आपने एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा, फर्मवेयर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर एक आपका फर्मवेयर है, एक आपका फ्रीवेयर है। तो फ्रीवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर हैं जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रीवेयर मतलब फ्री में, तो वो सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर आपके क्या है? ये सॉफ्टवेयर ही हैं जिनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है, कोई पैसा नहीं देना है। जैसे आपका गूगल हो गया, इंस्टेंट मैसेंजर हो गया, जो आप फ्री में यूज करते हैं, ये उदाहरण है। ठीक है। गूगल के टूल बार जितने भी है या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग वगैरह हैं, तो ये सारे के सारे आपके क्या है? फ्रीवेयर है। इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, गूगल टूल बार हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं आपके? ये आपके फ्रीवेयर हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि फ्रीवेयर इनमें से कौन सा है, तो दोनों आप याद रखेंगे, इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूल बार। गूगल टूल बार, तो ये वो हैं जो आपके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पीएल की फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछी जाएगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? ये एक विशेष प्रकार की लैंग्वेज होती है जो प्रोग्राम लिखने के लिए हम यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये आपकी दो तरह की होती है, एक आपकी होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एक आपकी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो दोनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार की होती हैं, लो लेवल और हाई लेवल। अब लो लेवल में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो होती हैं आपकी लो लेवल की, एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक आपकी होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। इसके अलावा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको भी हम बाद में डिटेल करेंगे, जैसे कोबोल होगी, फोर्ट्रान हो गई, आपकी सी हो गई, जावा हो गई, वो आपकी कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज है। अब देखिए, कंप्यूटर जो है केवल और केवल कौन सी भाषा समझ सकता है? मशीन लैंग्वेज, यानी कि जो केवल 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है। किसमें होती है भाई? 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जिसमें कंप्यूटर और कोई भी मशीन आपका कार्य करती है जो वो समझ सकती है 0 और 1 की फॉर्म में। बाइनरी डिजिट्स होती हैं आपकी, तो उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो इसमें आपकी एरर बहुत होती थी, इसको समझना थोड़ा कठोर होता था, तो इसलिए इसमें कुछ सुधार करके असेंबली लैंग्वेज लेके आए, जिसमें हम बाइनरी के अलावा अंग्रेजी के कुछ शब्दों का हम यूज कर सकते थे और जिसमें हम एरर का आसानी से पता लगा सकते थे, और इससे ये थोड़ी सी बेहतर है। जैसे कि आपको कोई चीज ऐड करनी है तो उसके लिए आप यूज करेंगे ADD ऐड। यदि कोई आपको चीज सब्ट्रैक्ट करनी है उसके लिए आप यूज करेंगे सब मतलब सब्ट्रैक्ट। यदि कोई चीज आपको लोड करनी है कंप्यूटर में तो उसके लिए आप यूज करेंगे LDA। तो यानी कि बाइनरी के साथ साथ आप क्या यूज कर रहे हैं? कुछ वर्ड्स का भी यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सी हो गई? असेंबली लैंग्वेज हो गई। इसके अलावा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं कुछ, तो हाई लेवल लैंग्वेज में अब क्या हुआ? इसका एडवांस आ गया। हाई लेवल में आप क्या करेंगे? बाइनरी भी हो गए, मशीन, इसके कुछ असेंबली में जैसे आप कुछ वर्ड करते हैं वो भी हो गए। तो इसके अलावा आप गणित में जो हम यूज करते हैं विशेष चिन्ह या हम नंबर जो यूज करते हैं वो भी हम इसमें यूज करने लग गए हाई लेवल लैंग्वेज में। इसको पढ़ना और भी आसान है, इस्तेमाल करना भी आसान है, और इसमें ये एरर बहुत ही
कम करता है, तो इसका एडवांस कौन सा हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर है। तो इसमें कुछ चिन्हों का भी हम यूज करते हैं, अंग्रेजी भाषा के वर्ड्स भी यूज करते हैं, संख्याएं भी यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। क्लियर है। तो हाई लेवल लैंग्वेज से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज आपने देख लिया 0 और 1। अब देखिए, अब हमने पढ़ा कि मशीन जो पढ़ती है कौन सी लैंग्वेज पढ़ती है, हमारी मशीन लैंग्वेज। लेकिन हमने कोई प्रोग्राम हाई लेवल में लिख दिया और असेंबली लैंग्वेज में लिख दिया तो उसको तो मशीन समझेगी नहीं। तो उसको समझने के लिए पहले हमने हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ेगा। और उनको हम बोलते हैं प्रोग्राम ट्रांसलेटर। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम ट्रांसलेटर। यानी कि जो इन प्रोग्राम्स जो लिखे हुए हैं हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज में, उनको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। तो ये कितने प्रकार के होते, 3 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 3। सबसे पहला हो गया असेंबलर। और देखिए असेंबलर के नाम से ही आपको पता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांसलेटर से। असेंबलर का काम ही क्या है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करेगा। क्योंकि कंप्यूटर को तो समझ में आएगी नहीं असेंबली लैंग्वेज, वो तो 0 और 1 समझता है। तो असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को किस में बदल देगा भाई, मशीन लैंग्वेज में, MC मशीन लैंग्वेज में। क्लियर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है। उसके बाद आपका पूछा जाएगा कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। दोनों को हम साथ के साथ पढ़ेंगे, कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। अब इन दोनों का काम तो एक ही है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। दोनों के दोनों करते क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, या कह लो हाई लेवल को किस में बदलेंगे, लो लेवल लैंग्वेज में। तो HLL हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलेंगे भाई, ये मशीन लैंग्वेज में। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलेगा, मशीन लैंग्वेज में। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कंपाइलर क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को एक साथ उठाएगा, उसको रीड करेगा। यदि कोई गलती होगी तो वो एक साथ एरर दे देगा। क्या दे देगा, एक साथ एरर दे देगा। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा भाई, पहले एक लाइन उठाएगा, उसमें कोई गलती है तो एरर बताएगा, नहीं है तो फिर दूसरी लाइन उठाएगा, उसमें भी कोई गलती नहीं है तो फिर तीसरी लाइन उठाएगा। इस तरीके से लाइन बाय लाइन चलेगा इंटरप्रेटर। क्लियर है। तो ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। तो एक बार में एक कथन को ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर, और ये पूरे को एक साथ में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और असेंबलर क्या करेगा, असेंबली को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये तीनों ट्रांसलेटर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आपको आज के बाद इन तीनों में दिक्कत नहीं आएगी, और आपकी लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस एक बार नोट कर लीजिए। फिर आगे जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम वो डिस्कस करते चलेंगे। क्लियर है। इसको ट्रांसलेटर को मिटाते हैं। ट्रांसलेटर हो गया आपका असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्लियर है। अब हाई लेवल लैंग्वेज से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा फोरट्रान से। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, सबसे पहले है आपकी फोरट्रान। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, वो भी आपको याद रखनी है। फोर से फॉर्मूला, ट्रांस से ट्रांसलेशन, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका एक पार्ट मैं पहले भी डाल चुका हूं, यदि आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप जरूर देखिएगा। उसमें भी हमने इसी तरीके से जो आपके क्वेश्चंस की फॉर्म में है कंप्लीट रिवीजन किया था। बाकी उससे आगे का यहाँ पर हम कर रहे हैं। फोर से फॉर्मूला, ट्रांस से ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन है तो आपसे पूछा जाएगा पहली लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई थी वो कौन सी है भाई, फोरट्रान है। फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी जो भाषा है आपकी बनाई गई थी, तो आप बताएंगे फोरट्रान। और कब, आसान है याद करना, F आपका इंग्लिश का छठा है। क्या है, छठा लेटर है, तो एक घटा दो इसमें और एक जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, 57। तो यानी कि 1957 में इसको डेवलप किया गया था फॉर्मूला ट्रांसलेशन को। और किसने किया था, जॉन बेकस ने। किसने किया था,
जॉन बेकर्स। तो दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। जॉन बेकर्स ने पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी फॉर्मूला ट्रांसलेशन कब? 1957 में। क्लियर है? तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, जो ज्यादातर पूछा जाता है, एल्गोग भी है आपकी, एल्गोल, ठीक है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गो से क्या बनेगा? एल्गोरिथमिक, एल से लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसके जस्ट बाद आई थी ये 1958, फोर्ट्रान के बाद 1958 में आई थी आपकी एल्गोल। और ये किस लिए यूज हुई थी? कैलकुलेशंस के लिए। तो आप याद रखेंगे एल्गोरिथमिक, यानी कि एल्गोरिथम जो भी आप लगाते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो उसमें आपकी ये यूज हुई थी एल्गोल। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपकी लैंग्वेज पूछी जाती है वो है कोबोल। कोबोल, इसकी फुल फॉर्म है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछी जाएगी, सी से कॉमन, CO कॉमन, बी से बिजनेस, कॉमन बिजनेस, ओ से ओरिएंटेड, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, एल से लैंग्वेज, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म में ही है इसका यूज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि बिजनेस के पर्पज से बनाई गई थी आपकी कोबोल। ये आपको याद रखना है। और कब? ठीक इसके अगले साल 1959 आप याद रखेंगे, 1959। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और बिजनेस पर्पज से ये बनाई गई थी। क्लियर है? तो ये तीन आप एक बार नोट डाउन कर ले, उसको बाद हम जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं हाई लेवल से जो पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। फोर्ट्रान, एल्गोल, कोबोल। क्लियर है? फुल फॉर्म के साथ साथ सनबीन का याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आपकी पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी बेसिक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के एक बार देख लेना, कितनी बार आपके ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं पूछे गए हैं हाई लेवल लैंग्वेज से। फोर्ट्रान, एल्गोल, कोबोल, बेसिक, ठीक है, ये सारे की सारी जो लैंग्वेज हैं ईयर पूछा जाएगा आपसे, और आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी, और किस पर्पज से ये बनाई गई थी ये भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो थी बेसिक। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म है बिगिनर्स, बी से बिगिनर्स, ए से आल, पर्पज, एस से सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शंस कोड। कि ये आपको याद रखना है, बिगिनर्स, आल, पर्पज, ठीक है, बिगिनर्स, आल, पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शंस कोड, और ये एजुकेशन, ठीक है। आप देखते हैं ना एजुकेशन में यदि आपको आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो आपका बेसिक क्या होना चाहिए याद रखने के लिए है। बेसिक यदि आपका ठीक है तो आप कुछ भी कर लेंगे, यदि आपका बेसिक ही ठीक नहीं है तो एजुकेशन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए याद करने की ट्रिक है, तो बेसिक जो है आपकी एजुकेशन के लिए बनाई गई थी, बिगिनर्स, आल, पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शंस कोड, और ये 1964 में, ठीक है, किसके द्वारा? कैमी एंड कूटर्स, ठीक है, कूटर्स। तो यानी कि बेसिस की जो है कमी नहीं होनी चाहिए, तो वो आपके अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए। ये आप याद रख सकते हैं। कैमी और कूटर्स ने इसकी जो है डेवलप किया था। बेसिक की कमी नहीं होनी चाहिए, तो कमी से कैमी, ये आपके अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए, तो कूट से कूटर्स 1964 में एजुकेशन पर्पज से ये बनाई गई थी। तो ये सारी की सारी जो आपकी लैंग्वेज है ये वो है जो आपकी पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी पास्कल, ठीक है। पास्कल का आपको सिर्फ ये याद रखना है किसने डेवलप किया था? निकोलस विर्थ ने, निकोलस विर्थ ने किया था 1970-71। ये आप याद रखेंगे 1970-71 एजुकेशन वर्क के लिए ही ये डेवलप की गई थी, बेसिक और पास्कल किसने की थी? निकोलस विर्थ ने 1970 और 71। नेक्स्ट जो आपकी पूछी जाएगी सी लेवल लैंग्वेज। सी जो है आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसका जो डेवलप किया था डेनिस रिची ने किया था। किसने किया था? डेनिस रिची, डेनिस
रिची ने किया था 1972 में। ये भी आप याद रखेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साथ के साथ। तो सी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था 1972 में। तो नेक्स्ट जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी जावा। इंटरनेट के लिए प्रयोग होने वाली आपकी भाषा कौन सी है? जावा। 1995 में सन माइक्रो सिस्टम द्वारा इसको डेवलप किया गया था। यही आपको ऑप्शन में मिलेगा, सन माइक्रो सिस्टम। तो यही आपको लगाना है। किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने 1995 में जावा। इंटरनेट के लिए प्रयोग होने वाली कौन सी है? तो आपकी जावा है। सन माइक्रो सिस्टम आप याद रखेंगे। तो ये किसने विकसित किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने 1995 में। तो इंटरनेट यूज के लिए। तो ये थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो आपको याद रखनी है, जिनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बार बार। इसके साथ साथ 3 ट्रांसलेटर थे जो हमने पढ़े हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। जो क्या करेंगे, यदि हम इस लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो यदि हमें कोई भी रन करवाना है वो कंप्यूटर में, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कौन करेंगे? ट्रांसलेटर करेंगे। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारी जो वीडियोज़ है ये कैसी लग रही हैं। नेक्स्ट है, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक मीडियम को हम क्या कहते हैं? देखिए कि यूज़र है और हार्डवेयर है। यूज़र और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मीडियम को देखिए, यूजर है, हम यूज कर रहे हैं। यदि आप मोबाइल से देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक यूजर है, आप मोबाइल यूज करते हैं तो इस हार्डवेयर ही तो है ये। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं, मॉनिटर यानी कि कंप्यूटर को आप यूज कर रहे हैं। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच जो आपका मीडियम होता है, जो आपको एक आसान बना देता है उस चीज को यूज करना, तो वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है वो? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो सबसे बार बार पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से? सबसे पहला तो बैच प्रोसेसिंग आपसे पूछा जाएगा। बैच प्रोसेसिंग। इसके बाद जो आपका पूछा जाएगा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले जो आपका पूछा जाएगा सेकंड, टाइम शेयरिंग। और थर्ड जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 3 हैं आपके जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, और सबसे ज़्यादा है ये, यही पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो बैच। मान लीजिए आपके पास कुछ जॉब है जो आपको करवानी है कंप्यूटर से। ठीक है, मान लीजिए जॉब 1 है, जॉब 2 है, यहाँ पे जॉब 3 है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका प्रोग्रामर है। क्या है? यहाँ पर ऑपरेटर है जो इसको ऑपरेट कर रहा है। किसको? मशीन को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी है सीपीयू। ठीक है, क्या है? सीपीयू है। तो देखिए आपके पास जॉब है, जो 1 2 3 4 लिख लेते हैं हम यहाँ पर ज़्यादा। तो अब ऑपरेटर को क्या करना है? ये ऑपरेट क्या करेगा? इनका बैच बना देगा आगे प्रोसेस करने के लिए। यानी कि जो आपकी प्रोसेसिंग होगी वो किस फॉर्म में होगी? बैच में होंगी। तो बैच कैसे बनेगा? देखिए, यदि 1 और 3 एक जैसे हैं तो इनका एक बैच बना देगा ऑपरेटर, बैच 1। क्या बना देगा? बैच 1, जिसमें आप वो डाल देगा जॉब 1 एंड जॉब 3। क्योंकि ये क्या है? सिमिलर है। इनको सिमिलर जो है साइकिल्स की ज़रूरत होगी ऑपरेट होने के लिए, या प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। और फिर दूसरा प्रोग्राम ये बना देगा, दूसरा ये बैच बना देगा, बैच 2, जिसमें जॉब 2 और जॉब 4 होंगी। ठीक है, उसके बाद ये आगे सीपीयू को डाल देगा। जैसे ही बैच 1 पूरा होगा उसके बाद बैच 2 स्टार्ट होगा। बैच 1 पूरा हुए बिना ये प्रोसेस नहीं होगा आपका। तो बैच प्रोसेसिंग का मतलब है कि सीपीयू क्या करेगा? प्रोसेसिंग बैच की फॉर्म में करेगा। इसलिए ये टाइम टेकिंग होता है। क्यों होता है? जब तक बैच 1 पूरा नहीं होगा तो इसको वेट करना पड़ेगा उसको कंप्लीट होने के लिए। तो यानी कि सिमिलर्स जो जॉब है आपकी वो एक बैच के अंदर डाल
दी जाती हैं प्रोसेसिंग होने के लिए। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर सिर्फ रिमाइंड रखनी है कि बैच में क्या होता है, बैच की फॉर्म्स में ही आके आपका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आपका आता है टाइम शेयरिंग। अब टाइम शेयरिंग में क्या करेगा, टाइम शेयर। अब देखिए आपको क्या करना है, सीपीयू है, अब सीपीयू को यूज करना है 4 बंदों को, क्या करना है, 4 बंदों को यूज करना है या फिर प्रोसेसिंग करानी है। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे हम, प्रोसेस है यहाँ पर 1, यहाँ पर प्रोसेस 2 है, यहाँ पर प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 4 है, 1 2 3 और 4, 4 प्रोसेस हैं और वो सीपीयू में अपना कोई काम करवाना चाहते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चलेंगे, टाइम शेयरिंग। तो सीपीयू क्या करेगा, अपने प्रोसेसर का टाइम जो है इनको क्या कर देगा, शेयर कर देगा, अलॉट कर देगा छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको हम बोलते हैं टाइम स्लाइस या क्वांटम, टाइम स्लाइस या फिर उसको बोलते हैं क्वांटम। टाइम स्लाइस या क्वांटम क्यों बोला है कि जो अपने प्रोसेसिंग का ये टाइम इन चारों को देगा, वो क्या कर देगा, तोड़ देगा अपने प्रोसेसिंग का। मान लो इसको 5 सेकंड दे दिया, इसको भी 5 सेकंड दे दिया, इसको भी 5 सेकंड और इसको भी 5 सेकंड। क्लियर है? तो जब तक प्रोसेस 1 हो रहा होगा, इसमें प्रोसेस 1 हो रहा होगा तो इसको थोड़ा सा वेट करना होगा, और वो वेट नामात्र का होता है कि इसको पता ही नहीं चलता कि जब तक वो ऑपरेट होगा कि इसने वेट किया है या नहीं किया है। बिल्कुल नामात्र का वो वेट होता है पीरियड। और कई बार मान लीजिए टाइम स्लाइस जो दे दिया, क्वांटम जो दे दिया प्रोसेस ने, यदि वो इससे ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है, 5 सेकंड है भाई तेरे पास, करना है तू कर ले काम, नहीं तो फिर नेक्स्ट को। यदि वो इससे ज्यादा समय ले रहा है तो वो क्या करेगा, तू रुक जा थोड़ी देर के लिए, दूसरा वेट में है तो दूसरा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो तब तक इसको वेट करना पड़ेगा। वेट भी ऐसा ही होगा, नामात्र का, कुछ सेकंड्स का होता है, कुछ यानी कि पता ही नहीं लगता कि इसने वेट किया है या नहीं किया है। क्लियर है? तो टाइम शेयरिंग में मतलब क्या है कि प्रोसेस का जो टाइम है वो सभी प्रोसेसिंग में शेयर होता रहता, जो भी प्रोसेस है उनमें इक्वली शेयर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, रब करते हैं, यहां पर समझते हैं फिर। अब जो रियल टाइम है, रियल टाइम का मतलब क्या है कि रियल टाइम वो देगा, यदि उससे ऊपर नीचे हो गया तो सारा सिस्टम फेल। रियल टाइम में क्या होता है, इसको हम यूज करते हैं फास्ट रिस्पॉन्स देने के लिए। इट इज यूज टू गिव यूजर्स फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। यानी कि जो यूजर इसको यूज कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिस्पॉन्स करके क्या करा दे, उसका टाइम जो है यानी कि कम से कम लगाए और जल्दी उसको रिस्पॉन्स कर दें। इसमें क्या होता है, मान लीजिए पहले से ही हम एक प्रोग्राम कंप्लीट करके रखते हैं, आपको एक प्रोग्राम प्रोसेस करना है, कोई वर्क, ठीक है, एक वर्क आपको प्रोसेस करना है जिसमें आपका 1 और 2 दोनों यूज होते हैं, 1 और 2 दोनों यूज होते हैं। तो इनको क्या करते हैं, ऑलरेडी करके रख लिया जाता है, स्टोर करके रख लिया जाता है। तो जो इसका आउटपुट होता है प्रोग्राम 1 का, वो प्रोग्राम 2 का क्या होता है, इनपुट होता है। क्या होता है, इनपुट होता है। क्लियर है? तो आप समझते हैं क्या, मान लीजिए इसमें थोड़ा सा डिले हो जाए, इसके आउटपुट में थोड़ा सा डिले हो जाए तो इसके इनपुट में भी डिले होगा, क्योंकि ये 2 किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये डिले हो गया तो ये भी क्या होगा, डिले होगा। अगर ये दोनों डिले हो गए तो जो हमारा काम होना है उसमें भी क्या होगा, डिले होगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जितना हो सके ये होंगे तो उतना हमारा प्रोसेस होगा। तो इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे होते हैं वहाँ पर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। और कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जैसे साइंस हो गई, साइंस के क्षेत्र में जो भी हमें काम करना है, या फिर स्पेस लॉन्चिंग में यदि हमें कोई काम करना है,
यदि वहाँ पर थोड़ा सा भी डिले हो गया तो सब कुछ फेल हो जाएगा हमारा सिस्टम। और जो रेलवेज वगैरह हैं इनमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ी सी भी डिले की गुंजाइश नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप याद रखेंगे 3 जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, बैच, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा पूछे तो और भी जाते हैं, जैसे सिंगल यूजर हो गया जिसमें एक टाइम पे एक ही यूज करेगा, मल्टी यूजर्स हो गया जिसमें मल्टी यूजर्स काम कर सकते हैं। वो इतने मुश्किल नहीं थे जो आपके पूछे जाते हैं, जिसमें कंफ्यूजन रहती है, वो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्या पूछा जाएगा कि जो आपकी यूनिक्स और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, यूनिक्स है एक आपकी, एक लाइनेक्स है। इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो आपकी पूछी जाती है वो लाइनेक्स पूछी जाती है। और इससे भी क्या पूछा जाएगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका इन दोनों में से कौन सा है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स का मतलब सभी के लिए ओपन है, तो वो कौन सा होता है, लाइनेक्स होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका, लाइनेक्स होता है। यानी कि इसका जो सोर्स कोड होता है वो सभी के लिए अवेलेबल होता है, उसमें आपको कुछ भी बदलाव करना है तो वो आप कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और वो कौन सा है, लाइनेक्स है। तो आप ये याद रखेंगे, सोर्स कोड मुफ्त में, या फिर मुफ्त में नहीं तो कुछ कम धनराशि में आपको क्या हो जाएगा, ये उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। और इसके सोर्स कोड में आप आसानी से बदलाव कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सभी के लिए ओपन होता है, जिसको यूज करना है कीजिए, जिसको नहीं करना है मत कीजिए। और इसके डेवलपमेंट कब हुई थी, लाइनेक्स की 1991 में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और यूनिक्स की कब हुई थी, 1969 में। क्लियर है। तो ये दो चीजें आपकी जो पूछी जाती है यूनिक्स और लाइनेक्स में से, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका, लाइनेक्स है। 1991 लाइनेक्स ओपन सोर्स क्यों है, क्योंकि ये फ्री या कम दाम में उपलब्ध होता है इसका सोर्स कोड, इसमें थोड़ा बहुत आप बदलाव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बूटिंग से। क्या पूछे जाएंगे, अब बूटिंग से। अब बूटिंग क्या होती है, बूटिंग होती क्या है, सबसे पहले तो ये कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करना, बूटिंग। अब बूटिंग कब होता है आपका, जब कंप्यूटर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, उसके बाद बूटिंग की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक ये देख लेगा जितने भी आपके हार्डवेयर लगे हुए हैं कंप्यूटर से वो सही कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि वो सही कार्य कर रहे हैं तो आपकी बूटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का स्टार्ट या रीस्टार्ट होना, स्टार्ट और रीस्टार्ट। यदि वो बंद है तो स्टार्ट, यदि वो खुला है उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना, दोबारा से चालू करना, उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बूटिंग में होता क्या है, सबसे पहले तो इसको बूटिंग क्यों बोलते हैं, तो बूटिंग में क्या होता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका हार्ड डिस्क से, ठीक है, हार्ड डिस्क से कहाँ पे लोड होता है, वो रैम में। कहाँ पे होता है, हार्ड डिस्क से आपका वो रैम में लोड होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यदि पूछ भी लिया जाए तो बूटिंग में क्या होता है, तो बूटिंग में आप याद रखेंगे। तो जब बूटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की रैम में लोड होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड हो गया, स्टार्ट और रीस्टार्ट की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। अब बूटिंग भी आपकी दो तरह की पूछी जाती है, कोल्ड बूटिंग और एक वार्म बूटिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए कंप्यूटर आपका बिल्कुल बंद पड़ा है, वो कोल्ड है, ठीक है, यानी कि पहले से वो ऑन नहीं है, उसको आप स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम उसको ऑन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम उसको ऑन कर रहे हैं तो क्या बोलता है वो, कोल्ड बूटिंग। यदि आपका कंप्यूटर ऑन है पहले से ही, वो ऑन रहेगा तो वो वार्म रहेगा, ऑन रहेगा तो वार्म रहेगा। उसको बंद करके दोबारा ऑन करना, ठीक है, दोबारा से रीस्टार्ट करना, मतलब
रीस्टार्ट करना वो क्या होता है, वार्म बूटिंग होता है। सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं समझनी है आपको, ज़्यादा पजल वाली नहीं समझनी है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग, और पहले से ही स्टार्ट है उसको हम दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग। क्लियर है? तो ये आपके थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को करने थे यहाँ पर। उसके अलावा आपका जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर तथा यूजर्स के बीच तस्वीर और रेखा चित्र के माध्यम से इंटरफेस स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर और किसके बीच, कंप्यूटर और यूजर्स के बीच, कंप्यूटर्स और यूजर्स के बीच में तस्वीर और रेखा के माध्यम से, ये तस्वीर और रेखा चित्र के माध्यम से, कंप्यूटर और यूजर्स के बीच में तस्वीर और रेखा चित्र के माध्यम से इंटरफेस स्थापित करना, इंटरफेस स्थापित करना वो क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं GUI, यानी कि ग्राफिक्स की मदद से। ठीक है, ये क्या है आपके ग्राफिक्स, तस्वीर या रेखा चित्र ग्राफिक्स की मदद से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर और यूजर्स के बीच में तस्वीर या रेखा चित्र के माध्यम से इंटरफेस स्थापित करना। आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, जो आप यूज कर रहे हैं, मैं यूजर हो गया, सामने वाला क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर पर आप देखेंगे तस्वीर बनी होती है, यदि आपको व्हाट्सएप ऑन करना है तो तस्वीर बनी होगी, रेखा चित्र बना होगा, आप उसको दबा देंगे वो आपका खुल जाएगा। तो वो क्या है, ग्राफिक्स ही तो है। ठीक है, ग्राफिक्स की मदद से आप क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ। क्लियर है? तो GUI आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यदि आपको टेक्स्ट कॉपी करते हैं तो वो कहाँ पर रखा जाता है। ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। इसको रब कर दें, बूटिंग और GUI। अब देखिए, आपका कोई टेक्स्ट है, आपने कॉपी कर लिया वो कंप्यूटर से, कंप्यूटर से कॉपी करने के बाद वो कहाँ पर रखा जाता है, टेक्स्ट आपने क्या किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा और उसको कॉपी कर दिया। जैसे ही आपने वो कॉपी किया तो वो आपका कहाँ पर रखा जाएगा, क्लिप बोर्ड में। कहाँ पर रखा जाता है भाई, क्लिप बोर्ड में। अब क्लिप बोर्ड करेगा क्या, जो भी आपने चीज़ कॉपी की है उसको जहाँ पे भी लेके जाना है, एज ए बस का काम करेगा। बस आपके स्टेशन पे आई, आप क्या हो गए, उसमें लोड हो गए, आपको अपने घर जाना है तो लेके जाएगा और घर पे उतार देगा, आपको पेस्ट कर देगा वहाँ पे। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब क्या है, जो भी आपने टेक्स्ट कॉपी किया था वो क्लिपबोर्ड में आएगा। और क्लिपबोर्ड कहाँ पे लेके जाएगा, जहाँ भी जिस भी एरिया में आपको वो पेस्ट करना है। क्लियर है? तो ये आप याद रखेंगे, वो क्या होता है, क्लिपबोर्ड होता है। क्या होता है, क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड क्या करेगा, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह वो लेके जाता है, क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को पुनः आरंभ करना। ठीक है, किसकी मदद से होता है, तो कंट्रोल CTRL डेल प्लस ऑल्ट। तो ये 3 की होती हैं, कंट्रोल, डिलीट की और ऑल्ट की। यदि आप तीनों को एक साथ दबा देंगे तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, पुनः स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रीस्टार्ट वो हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए आप कंप्यूटर को काम कर रहे हैं, वो हैंग हो गया है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई भी चीज़ दबाने से वो हिल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है कोई भी चीज़, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल डेल्ट और आल्ट को एक साथ दबा दोगे, वो रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पुनः आरंभ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या होता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूट के लिए शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, अब आपका कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, क्या होता है, इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा होगा, छोटे छोटे आपके डिब्बे बने होते हैं डेस्कटॉप पे, तो ये क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं।
यदि आपको ये प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करना है तो आप इस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। ये तो अलग है। क्वेश्चन क्या है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूट के लिए शॉर्टकट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आइकन्स। तो ये आपके एग्जीक्यूट करने के लिए जो शॉर्टकट्स होते हैं इनको आप क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं, जो यहाँ पर ये बने होते हैं। क्लियर है? क्या बोलोगे आप इनको, आइकन्स बोलोगे। क्लियर है? तो ये आपके कुछ रिवीजन क्लास थी कंप्यूटर की। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, दोनों वीडियो में आपका लगभग जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वही हमने कवर किए हैं। तो पहली वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप ज़रूर देखिएगा कि पहली वीडियो में क्या क्या करवाया गया है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।